Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। ये खुशी वाले चेहरे देख के मेरे चेहरे पे भी बहुत अच्छी स्माइल आ जाती है। भगवान करे आप सभी लोग बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करके आएँ। एक टीचर की, ये एक पेरेंट्स की यही बस गुजारिश होती है भगवान से। और आपके अच्छे मार्क्स आने के बाद सबसे ज़्यादा जो खुशी होगी वो सबसे पहले आपको पेरेंट्स पेरेंट्स को होगी। एंड दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इसको खुशी होगी वो हम लोगों को खुशी होगी। आपके कोचिंग वाले टीचर, आपके यूट्यूब वाले टीचर, आपके स्कूल वाले टीचर, सबको बहुत इक्वल खुशी होती है। बिकॉज हम लोग को आपसे कोई भी लालच नहीं है। द ओनली लालच वी हैव इज कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर आए, आपका एक बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगी हो आपके स्कूल के बाहर, आपके शहर में, दूसरे शहर में। हम लोग आपका एडवर्टीजमेंट करें कि एक बच्चा है, उसने हमसे भी कुछ पढ़ा था, बहुत अच्छे उसके मार्क्स आए हैं, ताबड़तोड़ मार्क्स आए हैं, एंड यू ऑल डिजर्व दीज काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो मेरे तो बस यही गुजारिश रहेगी, आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और होपफुली आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। ये हम लोग बहुत मेहनत करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ये वीडियो खत्म होते ही आपका चैप्टर पूरी तरीके से निपट जाएगा। और फिर एक आएगी, ऐसा एक कैप्सूल आएगा आपके लिए, एक रिवीजन वीडियो के रूप में। वो कैप्सूल आपको अंदर लेके जाना है थ्रू योर ईयर्स, आपको सुन के, एंड बस आपका काम हो जाएगा। और ये चैप्टर की जिम्मेवारी आप मेरे पे छोड़ देना करके, ठीक है। नथिंग एल्स यू वांट टू डू। कुछ टाइम बाद जब हमारे 5 चैप्टर हो जाएंगे, ऑल्सो लॉन्च अ सीरीज जिसके अंदर हम प्रॉपर प्योर केस स्टडीज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, वापस से जो हमारी रिवीजन वीडियो आएंगे उनका रिवीजन भी करेंगे। सारे चैप्टर्स होने के बाद विल गो विद आर मॉक ऑल्सो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हमारा बन जाएगा, उस पर हम मॉक भी आपको करवाया करेंगे। यूट्यूब पे हमारी रिवीजन भी चलेंगी, एमसीक्यू की वीडियो भी बन जाएंगी, एंड हमारी केस स्टडीज की वीडियोस भी आएंगी। डोंट वरी, हाथ थामा है तो एंड तक लेके ही जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करा के लेके आएंगे, ये आपसे हमारा वादा है, ठीक है। तो चलिए आज देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये टॉपिक करते हैं आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। अभी तक मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, यानी कि वो सबको लेके मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा कितने प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। पहला आता है हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि इट सीक्स टू, सबसे पहले तो जब भी आपको कोई चीज़ समझनी हो या याद करनी हो, सबसे पहले कंटेंट पढ़ो एंड फिर उसको विजुलाइज करो और मेरी बातें सुनो, आपको सबको समझ में आ जाएगा। ये पुराना अपनाया हुआ नुस्खा है इन 11th 12th इन बीकॉम, एमकॉम एंड इन माई CA फाइनल। एवरीथिंग आई हैव डन विद दिस ट्रिक ओनली एंड आई ऑल्सो सजेस्ट यू टू डू द सेम। So it seeks to eliminate middlemen by establishing a direct link with the producer. It purchases goods of daily consumption directly from manufacturers or wholesalers and sell them to the members at reasonable price. इस लाल लाइन को समझाने से पहले मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो आपको पता चल जाएगा कि कॉर्पोरेट सोसाइटी का मकसद क्या है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ बीइंग ए स्टूडेंट, आपके लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? सबसे पहले आपको मान लेता हूँ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नोटबुक की। मान लेते हैं कि एक क्लासमेट का सफेद पन्ने वाला एकदम चमचमाता हुआ अगर रजिस्टर जो आता है वो 90 रुपीज का आता है। मान लेते हैं कि अपना एक बच्चा है बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चा बैठा हुआ है, मुकेश और धर्मेंद्र दोनों लोग जाते हैं दुकान पे, कहते हैं कि हमको क्लासमेट का रजिस्टर दे दो, थोड़ा सा मोटा सफेद पन्ने वाला। के पूछते हैं कितने का, वो कहता है 90 रुपीज का। तो 90 रुपीज देके चले जाएंगे। मान लेते हैं उस स्कूल के सारे ही बच्चे और उस शहर के अगर सारे बच्चे मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बना लें, एम क्या होगा? नोटबुक सस्ती लेना। तो हमें खुद बताओ, एक शहर में मान लेते हैं कुल मिला के 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, 1 लाख स्टूडेंट्स। एक बच्चा जाएगा, एक बच्चे को नोटबुक 90 रुपए की, लेकिन इकट्ठा अगर 1 लाख बच्चा अगर वो नोटबुक लेने जाएगा तो वो बताओ कितने की पड़ेगी नोटबुक? वो नोटबुक पड़ेगी हार्डली 70 रुपीज की और 60 रुपीज की। देख लो आप समझ गए? अब कुछ समझ पा रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का मतलब क्या है? यानी कि अकेले में रहोगे तो हमेशा नुकसान में रहोगे, साथ मिलके कोई चीज करोगे तो फायदे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर के बिहाफ पे, मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मेंबर कितने मेंबर मान लेते हैं? 50 60 70 मेंबर, 100 मेंबर हो गए।
वो 100 मेंबर आएंगे, कैपिटल जुड़ेगी। मान लो उन 100 के 100 मेंबर ने कहा कि एक नोटबुक लेके आओ, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आगे डील करेगी किससे? वेंडर से, कि हमको कम से कम नहीं तो 10,000 नोटबुक चाहिए, बताओ कितने को लोगे? तो वही नोटबुक जो 90 रुपीज़ की मिलती, अब वही नोटबुक 70 की पड़ेगी, 60 की पड़ेगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को नोटबुक खरीद के आगे अपने मेंबर्स को बेच देता है। तो आप समझ रहे हैं क्या है? इसी को बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का मकसद ही यही है, समझ गए? दूसरा बात करते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि ऐसे मेंबर जो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शंस, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, अच्छे टूल्स नहीं है, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो जब ये सारे मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं जिनको सेम टाइप की प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्शन वाली दिक्कत, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उन सारे मेंबर्स के बिहाफ पे, कैपिटल जुड़ गई, बहुत बड़ी कैपिटल हो गई, वो आगे जाता है और उन मेंबर्स के बिहाफ पे सारे टूल्स, रॉ मटेरियल, मशीन्स, इक्विपमेंट्स लाके अपने मेंबर्स को देता है। तो क्या होगा? सस्ती मिलेंगी चीजें। ऐसे मिडिलमैन जो है वो खत्म हो गया, जो इंटरमीडिएट्स थी वो खत्म हो गया। अब डायरेक्ट कौन है? डायरेक्ट वेंडर, और जो भी प्रोडक्शन है मैन्युफैक्चरिंग पार्टी है, एंड साथ में हमारी अपनी कॉर्पोरेट सोसाइटी। तो क्या है? मिडिलमैन खत्म हुआ तो चीज सस्ती मिलने लगी, एंड होलसेल में चीजें ऑलरेडी सस्ती मिलती है। तीसरा आता है हमारा मार्केटिंग सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सोसाइटी का काम ये क्या है? इस सोसाइटी का काम ये है कि मार्केटिंग फंक्शन करना, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, पैकिंग हो गई, ग्रेडिंग हो गई, मार्केटिंग रिसर्च हो गई। ये सारा काम क्या है? ये सारा काम मार्केटिंग हमारी सोसाइटी करती है। किसके लिए करती है? अपने मेंबर्स के लिए। बहुत सारे मेंबर्स, मान लो बहुत सारे मेंबर को ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को हेल्प कर देगी। एडवर्टीजमेंट की दिक्कत आ रही है, ये कर देगी। मार्केटिंग दिक्कत आ रही है, ये कर देगी। ठीक है? तो इसमें होता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पूल्ड मतलब क्या है? मिल जाते हैं, पूल्ड टुगेदर एंड सोल्ड बाय सोसाइटी एट ए गुड प्राइस। मान लेते हैं प्रोडक्शन वाला था, प्रोडक्शन कर दिया, अब क्या है? माल बेचने की बारी है। क्या है? अब माल बेचने की बारी है। तो अगर माल बेचना है तो अलग आप सिंगल माल बेचोगे, आप देखिए मान लेते हैं मैं अकेला बंदा हूं, तो मैं कितने मैक्सिमम कितने वेंडर तक पहुंच जाऊंगा? मेरी रीच क्या होगी? आप कॉर्पोरेट सोसाइटी को लो, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे 500 लोग जुड़े हुए मेंबर्स, तो उनकी रीच कितनी होगी? ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? आप मान लो फैमिली मेंबर्स में एक भाई है, कुछ नहीं कर पाएगा अकेले वो। उसी फैमिली मेंबर्स में उससे खुद के 4 भाई हैं, चाचा ताऊ के 3-4 भाई हैं, और सब मिला के मान लो कंबाइंड 10-15-20 लोग हो गए। तो उन लोग क्या है? पावरफुल होंगे, ज़्यादा रीच ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोगों तक होंगे, ज़्यादा पैसा होगा। तो उस चीज़ के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। फिर आता हमारा 4th पॉइंट, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेटा इन सोसाइटीज़ के अंदर बेटा क्या होता है? बेसिकली जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, उनके पास जो भी पैसा होता है वो पैसा आपस में मिला लेते हैं। क्यों मिलाते हैं? फार्मर्स का काम क्या है? लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। तो जब ऐसे फार्मर्स अपने सारे जो रिसोर्सेज है वो पूल कर लेते हैं कलेक्टिवली टू कल्टीवेट लैंड, तो इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे सोसाइटी होती है वो बेटर क्वालिटी की सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, मशीनरीज हो गए, मॉडर्न टेक्निक्स हो गई, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए सारी की सारी चीज़ें किसके लिए प्रोवाइड करा दी हैं? अपने मेंबर्स। कौन है उसके मेंबर्स? फार्मर्स। एक बात और भी क्लियर कर दूं, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद अलग होता है। फार्मर्स के लिए अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर के लिए अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर के लिए अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग के लिए अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेटा एक मुझे एक बात बताओ, ऐसी देखो कुछ सोसाइटी मान लेते हैं कि 50-60 लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको मार्केट में कोई पैसा नहीं दे रहा, पैसा अगर दे रहा बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। तो 50-60 लोग जब आपस में मिल जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट कर लेंगे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके बिहाफ पे क्या करेगा? बाहर मार्केट से लोन लेगा। और बाहर उसे मार्केट में लोन क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन सस्ते इंटरेस्ट रेट पे दे रही है, गवर्नमेंट भी उसको सब्सिडीज दे रही है, टैक्सेशन में छूट दे रही है। तो मार्केट में भी लोगों को क्या हो जाएगा? भरोसा हो जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी असली है। जबकि उस मेंबर्स की इंडिविजुअली कोई गुडविल नहीं थी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की गुडविल है, उनके बेसिस पे पैसा मिल जाता है। जनरली आप भी देखते होंगे कि आप लोन लेने जा रहे हो, आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपके दोस्त है जिसकी थोड़ी बहुत गुडविल है, उसको लोन मिल जा रहा है। तो ऐसा ही होता है मार्केट में। ठीक है। 6th में आता है बेटा, 6th में आता है हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं, इसका एग्जाम्पल तो आपको लाइव देखने को मिल जाएगा। आप अगर कोई अच्छे शहर में रहता हो, थोड़ा सा, जैसे कि मैंने अपने शहर में देखा है कि मेरे शहर में क्या होता है कि कुछ कुछ फ्लैट्स बनते हैं। वो फ्लैट्स क्या होते हैं? एक सोसाइटी क्रिएट हो जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं। अब उसका फंडा भी सोच लीजिए, मैं हूँ एक घर बनाने का ऑर्डर दूंगा, तो मेरा नॉर्मल अगर बेसिक घर भी बनाऊंगा 30 से लेकर 40 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इट विल इंक्लूड एवरीथिंग, इट विल इंक्लूड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इट विल इंक्लूड आर्किटेक्चर ऑल्सो, इट विल इंक्लूड एवरीथिंग, टैक्सेस, ड्यूटीज, एवरीथिंग, इट विल इंक्लूड 30 to 40 लाख रुपीज। लेकिन
यहाँ पे अगर 30 to 40 लोग 30 to 40 अगर लोग कहें कि हमें घर बनवाना, इकट्ठा वो लोग मान लो रॉ मटेरियल लें, आर्किटेक्चर को बुक कर ले, तो वहाँ पे खर्चा कम होगा। तो अगर ऐसे लोगों का, कुछ लोगों का मोटो होता है कि वो लोग रीजनेबल प्राइस पे अगर घर बनाना चाहते हैं, या फिर अगर उनकी रीजनेबल इनकम है तो उस उतनी ही इनकम में अगर घर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हाउस बनाना अपने मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो हमने सारी की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी देख ली हैं। कंज्यूमर थी, प्रोड्यूसर थी, मार्केटिंग थी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी भी थी, क्रेडिट भी थी और कोऑपरेटिव भी थी। इसी के साथ हमारा सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। अब आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट बचता है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। कंपनी के बारे में बस हमारा फिर सारे के सारे टॉपिक हमारे क्लोज, फिर हमारा कोई टॉपिक नहीं रह जाएगा और हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लेके आएंगे रिवीजन वीडियो हम अच्छे तरीके से करेंगे। आपके लिए एक होमवर्क, वैसे मैं होमवर्क नहीं देता हूं, अभी तक मैंने होमवर्क नहीं दिया, बस मेरा होमवर्क इतना ही है कि वीडियोस को आप सुनते रहिए, अपने नोट्स को पढ़ते रहिए। ये नोट्स को देखिए, जनरली आप जिस टीचर से वीडियोस ले रहे हो उसी के आप नोट्स पढ़िए। कहीं आपको नोट्स में कमी लग रही, यू कैन कमेंट कि सर आपने ये चीज़ नहीं कराई या यहाँ पे ये चीज़ ऐड हो सकती है। डेफिनेटली यू कैन गिव योर ओपिनियन एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट। यू कैन गिव योर कमेंट्स। हो सकता है कि आपके ओपिनियन देने से कि हम कुछ बेटर कर पाए, कुछ और अच्छा कर पाए, तो आप वो सारे बताइए चीज़ें हमको। बस पढ़ते रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। आपका अगर मोटो लाइफ में ग्रो करना है तो विदाउट स्टडी यू कैन नॉट ग्रो। सर आप तो ऐसा क्यों कह रहे हैं सर कि लोग क्या बिना कुछ पढ़े बनते नहीं? बेटा बनते हैं, बट एटलीस्ट आप अच्छे मार्क्स अपने बेसिक एजुकेशन में तो ले आइए। ठीक है, एटलीस्ट होल्ड सम पावरफुल डिग्री की। अगर आप 10 लोगों के बीच में खड़े हुए हो तो आपकी बात सुनी जाए, आप जाने माने जाए अपनी डिग्री की वजह से, आपने जो मेहनत करी थी उसकी वजह से। ठीक है, मैं इसलिए आपको इतना फोकस करता हूँ। आपके और मेरे बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा एज गैप नहीं है। ठीक है, बस इतना ही गैप है कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू आर इन योर, अभी आप अपनी स्टडीज कर रहे हैं। तो आई एम हेयर, आई कैन टेल यू कि जब आप 11th-12th में होते हो यू नॉट गेट दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट, बट द मोमेंट यू टेक सम पावरफुल डिग्री, आपको लोग जानना शुरू कर देंगे, आपको लोग मानना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फोकस ऑन स्टडीज, बहुत ताकत होती है इसके अंदर। तो आइए अपना टॉपिक, नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, आप इसको आप नॉर्मली कंपनी भी बोल सकते हैं, सबने नाम सुना होगा। तो कंपनी, बहुत सारी कंपनीज हैं, आप लोकल में भी देखते होंगे, बहुत सारी कंपनी है, रिलायंस, टाटा, अडानी, दिस आर ऑल कंपनी। कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, लेकिन मेन मकसद ये है कि कंपनी क्या होती है। सर कंपनी क्या होती है? कंपनी भी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है जहाँ पे कुछ लोग मिलके एक कंपनी बनाते हैं। इस कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है, दैट मीन्स सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग बंदे, दो जिस्म और दो जान। इसके अलावा परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि बिजनेस जो है बंद नहीं होगा। अगर कोई डायरेक्टर, कंपनीज में डायरेक्टर होते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, एचयूएफ में भी मेंबर्स होते हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटी में भी मेंबर्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉर्मल प्रोप्राइटर होता है। इन तीनों में आपको डिफरेंशिएट करती है सारी चीजें। क्लियर? कंपनी बंद नहीं होगी कभी भी। उसका डायरेक्टर खत्म हो जाए, दब जाए, पागल हो जाए, कुछ हो जाए, कंपनी बंद नहीं होने वाली। एंड कॉमन सील का मतलब ये है कि उस कंपनी का खुद का सिग्नेचर होगा, उसकी खुद की वैल्यू होगी, एक खुद की स्टैंप होगी, जो हर एक लीगल डॉक्यूमेंट में उस कंपनी का चलेगा। यानी कि कंपनी की अगर स्टैंप होगी वो कंपनी के नाम पे होगी, उसके सिग्नेचर भी जो ऑथराइज पर्सन होगा वो कंपनी के लिए ऑथराइज होगा। समझ पा रहे हैं आप? इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। पार्टनरशिप में पार्टनर जो होता है वो कैपिटल होता है, एचयूएफ में मेंबर जो लेके आते हैं वो पैसा होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो होती है वो कैपिटल होती है, कंपनी के अंदर भी कैपिटल होती है। यहाँ पे लेकर उसकी कैपिटल जो डिवाइड होती है वो शेयर्स के बेसिस पे होती है। समझ गए? आपको दिक्कत तो नहीं है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन हैविंग ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। लीगल एग्जिस्टेंस मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन यानी कि फोर्सेबल फ्यूचर के लिए, कॉमन सील यानी कि उसका खुद का सिग्नेचर होगा कंपनी का। और कंपनी कैपिटल कैसे डिवाइडेड होती है? इन ट्रांसफरेबल शेयर्स। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ क्लियर होता चला जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स की मैं अगर बात करूं फीचर्स की मैं बात करूं तो सॉरी तो पहला फीचर आता है कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस।
कि यहाँ पे इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट इज डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, इट कैन ओन ए प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कैन फाइल सूट्स इन इट्स नेम। फर्स्ट वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट पढ़ के आपको बड़ी हैरानी सी होगी। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ बेटा, कंपनी होती क्या है। कंपनी भी इंसान की तरह होती है, बस क्या नहीं कर सकता, वो सांस नहीं ले सकती और शादी नहीं कर सकती, बाकी सारे काम कर सकती है जो एक इंसान करता है। बहुत से काम है जो नहीं कर सकती जो इंसान करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को अपने नाम पे करा सकता हूं, कंपनी भी अपने नाम पे गाड़ी खरीद सकती है। मैं कोई अपने नाम पे एसेट परचेज करना चाहता हूं तो कंपनी भी अपने नाम पे एसेट परचेज कर सकती है। मैं अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, कंपनी भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है। आप समझ सकते हैं कि इट हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल सक्सेशन किस वजह से हो रहा है, चीजों को लिंक करना सीखिए। जिस दिन आप चीजों को लिंक करना सीख जाएंगे, 11-12 क्या हायर से हायर स्टडीज पे आपके लिए इतनी ओवरबर्डन नहीं होगी। ठीक है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है। डायरेक्टर्स एंड कंपनी आर टू डिफरेंट पर्सन। डायरेक्टर भी अपने नाम पे कोई चीज ओन कर सकते हैं तो कंपनी भी अपने नाम पे चीज ओन कर सकती है। ठीक है, आप समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये माइक है, ठीक है, ये माइक है, कंपनी है और मैं हूं। तो मैं अगर अपने नाम पे कुछ भी कर सकता हूं तो ये कंपनी, ये जो माइक है ना, ये माइक भी अपने नाम कुछ भी कर सकता है। अपने नाम पे गाड़ी भी खरीद सकता है, अपने नाम पे ये असेट भी खरीद सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, किसी के साथ, किसी भी वेंडर के साथ में लीगल कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, किसी भी डेटर को माल बेच भी सकता है। समझ गया। तो ये सारा काम अगर ये कंपनी अगर है तो ये सारा काम ये भी कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब समझने में। ठीक है, कोई समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है बेटा, यहां पे जो मेंबर लिखा है ना, यहां पे आप मेंबर को डायरेक्टर समझेंगे। कंपनी में डायरेक्टर वो बंदा होता है जो डायरेक्ट कर रहे होते हैं कंपनी को, ठीक है, डायरेक्टली मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर किसी भी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसेनिटी हो जाती है, ठीक है, पकड़ा जाता है वो, तो उसकी उसकी इस इफेक्ट से कंपनी के लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं करने वाला। यानी इट कैन कम टू एन एंड ओनली थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर। कंपनी बंद तभी हो सकती है जब आप उसको लीगली बंद करना चाहें। ऐसे डायरेक्टर्स के मेंबर्स के मौत होने से या पागल होने से कंपनी बंद कभी नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली चलती रहेगी, इनफाइनाइटली चलती रहेगी, उसका कोई एंड नहीं है। इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। एंड कब होगी, जब डायरेक्टर्स खुद मिलके चाहेंगे कि उनकी कंपनी बंद हो जाए। तीसरा आता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। देखो यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है एवरी मेंबर की, वो लिमिटेड होती है। ठीक है, इस लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बाय हिम और टू द अमाउंट गारंटीड बाय हिम। बेटा नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू आप समझ लो फेस वैल्यू। आप इसे समझ सकते हैं, अभी आप छोटे हो तो आप इतना ही समझ लो, फेस वैल्यू इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सबको समझा दिया जाएगा, अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रख लो। फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो शेयर कितने का उतरा मार्केट में। जैसे कि मान उतरा भी नहीं कह सकते, जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि अभी मान लेते हैं वो आया था जोमेटो का आईपीओ का आया था। मान लेते जोमेटो की शेयर की जो फेस वैल्यू है, मान लेते जोमेटो की शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये में है, लेकिन वो मार्केट प्राइस कितना है, उसका मार्केट प्राइस मान लेते हैं 2000 रुपये, जिसको आप नॉमिनल वैल्यू बोल सकते हो। तो उस पार्टनर की नॉमिनल वैल्यू, उस पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी कितनी होगी, इस 100 रुपये जितनी होगी। अब ये तो एक शेयर की वैल्यू मान लो 200 शेयर खरीद रखे हो या 2 लाख शेयर खरीद रखे हो, तो उसकी वैल्यू उससे बना ली जाएगी। ठीक है, उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी होगी, इससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं होने वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आता हमारा फोर्थ वाला पॉइंट। एक सेकंड आई टेक अ ब्रेक, तो मिनट में थोड़ा सा पानी पी लो। चलिए, अब आता हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर इजिली ट्रांसफरेबल बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। बेटा अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कंपनी दो प्रकार की होती है, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के बेसिकली क्या होता है, प्राइवेट कंपनी अपने जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में लॉन्च नहीं करती है। पब्लिक कंपनी ऑन द अदर हैंड वो अपने शेयर जो है वो मार्केट में लॉन्च करती हैं। मार्केट में लॉन्च करने का मतलब ये है कि पब्लिक कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स है, यानी कि जो पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, वो भी इन्वेस्ट कर सकती है। बट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एक नॉर्मल पब्लिक जो है वो प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो ऐसे जहां पे वो कह सकते हैं ना कि जहां पे ट्रांसपेरेंसी बहुत है, किसमें, पब्लिक कंपनी में,
तो पब्लिक कंपनी के अंदर जब पब्लिक आ रही है जा रही है तो वहां पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, यानी कि एक से किसी दूसरे को बेच देना, किसी तीसरे को बेच देना, तो वहां आसानी है। लेकिन ऐसी कंपनी जहां पे पब्लिक इन्वॉल्व ही नहीं है वहां पे शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी में रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल हमने देखा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी कि कंपनी जो है वो अलग है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, वो खुद प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पड़ सकती है। परपीचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, कंपनी जो है वो परपीचुअल सक्सेशन का मतलब ये कि कंपनी कभी नहीं खत्म होगी, जब तक आप नहीं चाहेंगे उसको लीगल प्रोसीजर से बंद करना तब तक कंपनी बंद नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता हमारा पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी, उस मेंबर की, उस डायरेक्टर की, या कह सकते हैं उसकी पार्टनरशिप या उस शेयर होल्डर की पार्टनरशिप। ठीक है, मेंबर से देखो, मेंबर से आप डायरेक्टर मान लो, चीजें क्लियर कर देता हूँ। देखो एक सेकंड, यहाँ पे आप ना देखो, ये हटा दो, यहाँ पे आप बड़ा करो, मेंबर्स मान लो, शेयर होल्डर मान लो। डायरेक्टर इज नॉट एन एप्रोप्रिएट वर्ड। आप मेंबर्स को शेयर होल्डर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो थोड़ा सा आपको पैसा डालना पड़ेगा। पैसे के बदले में क्या मिले, आपको शेयर्स मिलेंगे, तो यू विल बी कॉल्ड एज शेयर होल्डर। तो आप मेंबर्स को एज ए शेयर होल्डर पढ़ सकते हो, शेयर होल्डर्स। ये सारे डिसीजंस लेते हैं, एक कंपनी का मालिक शेयर होल्डर ही होते हैं। ठीक है, आप इन शॉर्ट समझ सकते हैं उसको। डायरेक्टर तो बस चलाने वाला होता है उसको। मेंबर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, मालिक होते हैं कंपनी के, इक्विटी शेयर होल्डर्स। लिमिटेड लायबिलिटी होगा, जितने भी जो मेंबर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स, जितने उनके पास नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर है, बस खाली उनकी उतनी ही लायबिलिटी है। ट्रांसफरेबिलिटी और शेयर्स की अगर बात करें तो ईजिली पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर जो है वो ईजिली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। ठीक है सर, आप भी तो पढ़ाते पढ़ाते नीचे हो जाते हो। मैं बेटा नीचे नहीं होता, मेरी चेयर ऐसी है कि मैं नीचे ऐसे हो जाता हूँ, धीरे धीरे करके ऐसे होते चला जाता हूँ। फिर मैं सडनली आता था कि अरे मैं तो बच्चों को लेक्चर देता रहता हूँ, फिर मैं सडनली ऐसे ऊपर हो जाता हूँ। ठीक है, कंफर्टेबल चेयर है बहुत मेरी, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ। चेयर मैं चेंज करूंगा, इसको कंफर्टेबल ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो कंफर्ट जोन में रखती है। कभी अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे देन यू विल नेवर ग्रो। ठीक है, तो बात अलग है कि मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरी पढ़ाई अभी भी करते रहना चाहिए। तो डिसिप्लिन तो लाइफ में रहना ही है। ऐसा नहीं कि सर 11-12 कर लिया तो डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा लाइफ में, ऐसा नहीं होता। इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो, इफ़ यू रियली वांट टू अर्न रिस्पेक्ट एंड अर्न मनी इन द सोसाइटी, देन यू हैव टू कीप डिसिप्लिन। ठीक है, यू हैव टू मेंटेन अ डिसिप्लिन। क्लियर, 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए फीचर के। ये बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े फटाफट से, आ जाओ आगे बढ़ते हैं अब। फिफ्थ वाला पॉइंट देखते हैं बेटा। फिफ्थ वाला पॉइंट में आता है कॉमन सील। मैं अभी बताया था बिल्कुल आपको कि इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी एंड इट इज अफिक्स्ड। अफिक्स का मतलब क्या है कि जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट होंगे वहां पे, अफिक्स का मतलब क्या है, वहां पे वो सिग्नेचर या कॉमन सील लगी हुई होगी वहां पे, हर डॉक्यूमेंट पे। सर अगर नहीं लगी होगी तो वो लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है फिर। वो लीगल जब तक कंपनी, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, तो कंपनी की अगर मोहर, कंपनी की स्टैम्प नहीं लगी होगी इस पे लीगल डॉक्यूमेंट पे, तब तक वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर आते हैं हमारा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स नोन इंडिविजुअली एज डायरेक्टर। देखो यहाँ पे डायरेक्टर एंड कलेक्टिवली एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? मान लेते हैं कि एक कंपनी के अंदर 100 मेंबर्स हैं, उन 100 मेंबर्स ने, मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा मस्ती कर रहा हूँ, मन कर रहा है। 60 मेंबर्स को डायरेक्टर चुन लिया। जब तक ये इंडिविजुअल हैं तब तक क्या है, डायरेक्टर। एक डिब्बे में इनको बंद कर दिया जाए तो क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ गए? कलेक्टिवली इनको क्या बोलोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD। इंडिविजुअली क्या बोलोगे, डायरेक्टर्स। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, हटा ले इनको, चिंटू मिंटू को। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। तो सारे के सारे पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। मेरिट्स देख लें फटाफट से, आओ मेरिट्स भी देख लेते हैं फटाफट से। मेरिट्स में पहला हमारा आता है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, अभी बताया था बिल्कुल कि शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो कितनी लिमिटेड है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ रिस्क बोर्न बाय हिम। तो लिमिटेड शेयर होल्डर्स लायबिलिटी कितनी है, लिमिटेड है, पहले तो ध्यान रखना। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट।
easily transferability of shares increases the attractiveness of shares for investment. बेटा अडानी, रिलायंस, टाटा, ये लोग इतने लोग इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं शेयर खरीदने के? इनको पता है कि इनके बिजनेस में एंटर होना बड़ा आसान है, यानी कि सेलिंग और परचेजिंग बड़ी इजी कर दी गई है आज के टाइम में। जैसे आज से हमारा जो स्टॉक मार्केट है इतना सिंपल हो गया। पहले ना पेपर वर्क हुआ करते थे, अगर किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके शेयर आपको पेपर फॉर्म में लेने चाहिए होते थे, लेकिन आज क्या है, आज डीमैट फॉर्म में, आज अपने फोन के एक क्लिक से भी आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हो। एक ही क्लिक से उस कंपनी को आप क्या कर सकते हैं, वहां से अपना पैसा लिक्विडेट यानी कि विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो क्या ये ट्रांसफरेबिलिटी क्या लोगों को इसमें अट्रैक्ट करती है कि जब चाहे आ जाओ, जब चाहे चले जाओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बहुत ईजी है यहाँ पे। फिर आता है परपीचुअल, फिर आता है हमारा यहाँ पे परपीचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है, परपीचुअल एग्जिस्टेंस आता है। एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसेनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर और चेंज ऑफ मेंबरशिप। कंपनी कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। मैंने अभी बताया था आपको, कंपनी चलती रहेगी जिंदगी भर। अगर आपको कंपनी को बंद करना है तो कंपनीज एक्ट के थ्रू, कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू, इसका पूरा नाम है 2013 के थ्रू आप चाहें तो कंपनी को आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, आपको दिक्कत तो नहीं है। Rather scope of expansion, a company can collect huge amount of capital from unlimited number of members who are ready to invest because of limited liability, easy transferability and chance of high return. प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के अंदर आप पूरी जनता को इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कैपिटल बहुत हाई जनरेट होगी, और कैपिटल हाई जनरेट होगी तो बिजनेस का एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगा। फिर हम बात करते हैं हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। अ कंपनी कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय हाई क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। कोई कंपनी के अंदर ना बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, कंपनी के अंदर खुद सीईओ होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, सीएफओ होते हैं, सीडब्ल्यूओ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, हर कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, लेवल्स बटे हुए होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, फोर्थ क्लास, सभी, मतलब हर चीज़ का एक स्पेशलाइज पर्सन होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बहुत अच्छे से पॉसिबल होती है। तो हमने मेरिट्स भी कर लिए बड़े आराम से। आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ आसान से सब कुछ समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, लाइक करते रहिए वीडियोस को। ठीक है, प्यार बनाए रखिए, प्रेम करते रहिए हम लोगों से ऐसे ही। ठीक है, साथ कभी नहीं छोड़ेंगे आपका, इतना हमारा आपसे, हमारी आपसे बात है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब लिमिटेशन की तरफ भी आगे बढ़ते चलते हैं और चैप्टर्स को खत्म करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से। अब लिमिटेशन की तरफ आगे बढ़े, ये ब्रेक चाहिए सर? ऐसा लग रहा है ब्रेक आपको चाहिए सर। नहीं, मुझे कोई ब्रेक नहीं चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप लोगों को ब्रेक चाहिए क्या? सर टाइम ही क्या हुआ है अभी पढ़ाते हुए आपको? हार्डली 27-28 मिनट की क्लास हुई है आपकी। मुझे नहीं चाहिए ब्रेक। एक बच्चा कह रहा है सर 5 मिनट का ब्रेक दे दो। पॉज करो और ले लो ब्रेक। ठीक है, आइए चलो लिमिटेशन करते हैं। चले, हो गया ब्रेक, आओ चलो अब करते हैं हम लिमिटेशन। सर कंपनी बनाने कुछ लिमिटेड, बेटा खाना खाने तक की लिमिटेशन, आप खाना ओवरलोड खा के देख लो, एक ऐसी लिमिटेशन आपके पेट पेट खराब हो जाएगा। वो भी तो लिमिटेशन है ना, कोई बॉडी को अगर आपको चीज़ हार्म करे तो वो लिमिटेशन ही तो है। तो खाना खाने की लिमिटेशन तो कंपनी की लिमिटेशन नहीं होंगी। फिर आता है लीगल फॉर्मेलिटीज। कंपनी को क्रिएट करने के लिए ना बहुत समय जाता है, बहुत समय कैसे जाता है आपको? अच्छा मैं आपको देखो, कंपनी ना क्रिएट करने में भी खर्चा बहुत है। आपको एक सीएस हायर करना पड़ेगा। ठीक है, सीएस हायर करना पड़ेगा, वो आपकी कंपनी क्रिएट करेगा, आपको कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पूरी कंपनी का। ठीक है, वो सब कुछ, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फिर आपको इनकॉर्पोरेट करानी पड़ेगी कंपनी, इनकॉर्पोरेशन होगा कंपनी का। इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे होता है? एनसीए की वेबसाइट, जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं। अगर आपको एक देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ने का यही फ़ायदा, अगर आपको पता लगाना है ना कि कौन सी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसके लास्ट में क्या लगा होगा? लास्ट में लगा होगा .gov.in लगा होगा। सर कुछ एग्जांपल दे दो ना, जैसे कि एमसीए, ये वो वेबसाइट होती है जहाँ पे सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। mca.gov.in, अपना जीएसटी लो, gst.gov.in, इनकम टैक्स की वेबसाइट होगी। इन सारी गवर्नमेंट वेबसाइट के पीछे gov.in लगा हुआ था। ठीक है, तो ये भी पहचान है आपको तरीके करने के लिए। तो
तो पहला तो अगर लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर आपको कोई भी कंपनी बनानी है तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, खर्चा भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, ठीक है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो पहला तो हमारा लिमिटेशन हो गया ये। दूसरा आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में तो बेटा क्या दो चार, कम से कम दो चाहिए होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो दो होंगे, हार्डली तीन होंगे। तो जैसे आप पार्टनरशिप के अंदर आप सीक्रेसी मेंटेन कर पा रहे थे, वैसे ही आप क्या है कंपनी के अंदर भी सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी जहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे आपको सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कंपनी को क्या, कंपनी को पब्लिश करने ही होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने अकाउंट्स एंड रिपोर्ट। आज ही जाके सर आज ही जाके जो बच्चे भी ये क्लास खत्म होने के बाद आप जाके देख लेना, आप गूगल पे डालना टाटा ऑडिट रिपोर्ट, आपको मिल जाएगी। अडानी की, रिलायंस की, सबकी आपको ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सर क्यों? बिकॉज दे आर पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनी चाहती है कि उसके अंदर पब्लिक इन्वेस्ट करे। तो ऐसी कंपनीज जिसके अंदर पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है, उसमें से आप चीजें छुपा के नहीं कर सकते। आपको भी तो पब्लिक को बताना पड़ेगा ना कि हमारा ये प्रॉफिट है, हम ये डिविडेंड बांटने वाले हैं, हमारी इतनी सेल है, हमारे अंदर इतने शेयर होल्डर्स, इतने हमारे पास इतने शेयर होल्डर्स हो गए हैं। यू हैव टू टेल टू कंपनी, यू हैव टू टेल टू द शेयर होल्डर्स, यू हैव टू टेल टू द पब्लिक। अगर आप नहीं बताएंगे तो नए इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे, या जो पुराने इन्वेस्टर्स उनको भरोसा कैसे होगा? समझ रहे हैं आप? तो इसलिए यहाँ पे लैक ऑफ सीक्रेसी नहीं हो सकती। फिर आता है लैक ऑफ मोटिवेशन, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड एब्सेंस ऑफ ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड लीड टू ए लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड इंसेंटिव। बेटा कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, देखो मैं आपको सिंपल से एक बात बताऊं, हर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है, हर कंपनी इंसेंटिव नहीं देती है, हर कंपनी बोनस नहीं देती है, ठीक है, समझ गए आप? हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड वही कंपनी देगी जो प्रॉफिटेबल होगी। अगर ऐसी कंपनी जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो डिविडेंड दे रही है फिर भी, तो वहां पे फिर लोचा है। वहां पे वो डिविडेंड दे रही है तो उसका साफ साफ शॉर्ट सर्किट है, वो क्या है, लोगों को गुमराह कर रही है कि हम डिविडेंड दे रहे हैं तो हमारे पास आओ, ठीक है। तो हर कंपनी नहीं, तो यहाँ पे लैक है, लैक ऑफ मोटिवेशन, रिवॉर्ड की चांसेस जो होती हैं वो कम होते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट मतलब डिले इन डिसीजन मेकिंग। रेड टेपिज्म एंड bureaucracy do not permit quick decisions and prompt actions. There is a little scope of personal initiative. बट देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, वर्कलोड बहुत होता है, पेपर वर्क भी बहुत होता है, ऑनलाइन वर्क भी बहुत होता है। तो ऐसा ऑपरेशन जब पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या होती है, स्लो हो जाती है। लोअर वाला मिडिल वाले से पूछेगा, मिडिल वाला टॉप वाले से पूछेगा, फिर टॉप वाला एक पॉलिसी बनाएगा, मीटिंग करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जनरली डिले हो जाती है, ठीक है, आप समझ गए। इंसेंटिव बोल के यहाँ पे क्या है, देयर इज अ लिटिल स्कोप ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव, समझ गया। फिर आता है हमारा ओलिगार्किक मैनेजमेंट। कंपनी इज सेड टू बी डेमोक्रेटिकली मैनेज बट एक्चुअली मैनेज बाय फ्यू पीपल, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Sometimes they take decisions keeping in mind their personal interest and benefit, ignoring the interest of shareholders and company. तो ये जो वर्ड था ना ओलिगार्किक एंड मैनेजमेंट, इसका मतलब ये है कि कंपनी, वैसे कहते तो है कि शेयरहोल्डर्स जो है वो कंपनी के मालिक होते हैं, ऐसा ही होता है। इफ़ यू सी ऑन द यूट्यूब और एनीवेयर एल्स, इफ यू रीड एनी बुक्स, आपको देखने में पता चलेगा कि वहाँ पे कंपनी के होलसेल जो मालिक होते हैं वो शेयरहोल्डर्स ही होते हैं। लेकिन मान लेते कि मैं इन्वेस्टर हूँ अडानी में, आई एम इन्वेस्टर इन अडानी ऑल्सो एंड आई एम इन्वेस्टर इन टाटा ऑल्सो, आई एम इन्वेस्टर इन रिलायंस ऑल्सो। पर आप मुझे एक बात बताओ, क्या उनकी जो एजीएम्स हो रही हैं, क्या जो उनके एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, फिर जो ईजीएम्स हो रही हैं, या कोई और भी मीटिंग हो रही है, क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ? क्या मैं जाऊँगा वहाँ पे मीटिंग में? नहीं जाऊँगा यार। तो वहाँ पे कौन लोग डिसीजन ले रहे हैं? वहाँ पे डायरेक्टर लोग डिसीजन ले रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वैसे तो कहा जाता है कि कंपनी जो है वो डेमोक्रेटिकली सभी लोगों को मैनेज करती है, लेकिन एक्चुअली में कौन लोग मैनेज कर रहे होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो जो 7 लोग चुने गए थे वो लोग मैनेज करते हैं। तो कभी कभार जब ये लोग डायरेक्टर्स लोग डिसीजन लेते हैं तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में भी डिसीजन ले लेते हैं। मैं सारी बात ओपन नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा होता है। मैं भी अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊँगा ना, तो जितनी कंपनी के, मेरी कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं, फिर मैं चाहूँगा मेरे को रिलेटिव्स को मिले, वो कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे रिलेटिव्स को मिले। मैं चाहूँगा मेरी कंपनी के अंदर जितने भी लोग आने वाले हैं वो सब मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, समझ रहे हैं? तो ये ऐसे कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, समझ गए आप? तो आइए देख लेते हैं फटाफट से कि टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होता है। ओनरशिप के बेसिस पे कंपनी 2 टाइप की डिवाइडेड है, एक हमारा प्राइवेट कंपनी और एक हमारा पब्लिक कंपनी।
ठीक है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी दो ही प्रकार की होती हैं। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो कम से कम 2 मेंबर चाहिए। सर क्या एक मेंबर से कंपनी नहीं खुल सकती? बेटा एक मेंबर तो खाली अकेला तो सोल प्रोप्राइटर ही हो सकता है। एक से तो ना बेटा ना ही एचयूएफ बनेगी, ए से ना ही प्रोप्राइटरशिप बनेगी, ए से ही ना ही कॉर्पोरेट सोसाइटी बनेगी, ए से ना ही कंपनी बनेगी। एक से खाली सोल प्रोप्राइटर रह सकते हैं। कुछ भी रेगुलेट करना है कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम और कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200। तो कैप कितनी लगी हुई है यहाँ पे देखो, ये इसको बोलते हैं कैप। कैप मतलब क्या? लिमिट लगी हुई है। ये कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 200। याद करो बार बार, एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 200। किसमें? प्राइवेट कंपनी में। दूसरा, इट कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के पास ये फीचर है, प्राइवेट कंपनी के पास फीचर नहीं है। ये जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते फॉर देयर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स। जो प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके लिए उनको अपने वो शेयर्स किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। फोर्थ, इट कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस तभी स्टार्ट कर सकती है उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाए, यानी कि जब कंपनी क्रिएट हो जाए। कंपनी क्रिएट करने से पहले बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज बिजनेस एंड बिजनेस ओनर्स आर डिफरेंट। यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं दोनों अलग, ठीक है। बिजनेस एंड बिजनेस एंटिटीज डिफरेंट। दैट इज वाई कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। एंड ई वाला पॉइंट आता है हमारा, इट हैज टू राइट प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। जी हाँ, ये फैक्ट है सर। ये आपको बताएगा नहीं कोई, हर बात टीचर दबा जाते हैं इन चीजों को। सर पहचानना कैसे? किसी भी कंपनी के अंदर आगे अगर प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है, यूं लिखा हुआ है, यूं, पार्ले जी प्राइवेट लिमिटेड, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, सिटी बैंक प्राइवेट लिमिटेड, hyundai मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अगर ऐसा है तो वो क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर उसके आगे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लगा हुआ है तो वो कौन सी कंपनी है? वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी है। एक और महत्वपूर्ण बात, फॉरेन कंपनीज जब इंडिया में आती हैं, बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे कि हमारी इंडियन कंपनीज फॉरेन में जाके स्टेब्लिश हो रही हैं, तो फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आएंगी। सर हम ये कैसे पता चलाएंगे कि सर ये फॉरेन कंपनी है? बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा। टीचर्स छोड़ देते हैं इन सारी चीजों को, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे चीजों को। हम सारी चीजों को बता के चलेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे। ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनी से कैसे पता चलाएंगे? बेटा आपको पता लगाने का सबसे बड़ा तरीका है कि ऐसा एक लॉ है हमारे इंडिया में कि फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में आएंगी तो उनको अपने आगे इंडिया लगाना ही पड़ेगा। इंडिया फिर चाहे आप प्राइवेट लगा लो, चाहे आप लिमिटेड लगा लो, लेकिन आपको इंडिया तो लगाना ही पड़ेगा। सर एग्जांपल दे दो, एमजी हेक्टर तो बहुत सारी गाड़ी हो गई, एमजी इंडिया, मॉरिस गैराज इंडिया, ह्यूंडई इंडिया, एप्पल इंडिया, ठीक है। ये सब बाहर सामने इंडिया लगाते हैं तो आपको समझ पता चल जाएगा कि ये कंपनी हमारी इंडिया की नहीं है, बाहर की कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश हुई है। प्राइवेट लिमिटेड से पता चल जाएगा कंपनी प्राइवेट कंपनी है, और सिर्फ अगर लिमिटेड लगा हुआ तो पता चल जाएगा कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, ठीक है। ये बातें बताने की थी, मैंने आपको बता दिया। सर पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 लोग होने चाहिए तभी पब्लिक कंपनी बनेगी, और ज्यादा से ज्यादा तो कोई लिमिट ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड। ये जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है फॉर बाइंग शेयर्स एंड डिबेंचर। बेटा शेयर्स और डिबेंचर दोनों अलग अलग चीज है। शेयर्स, डिबेंचर क्या होता है? कंपनी के लिए लायबिलिटी हो जाती है कि आपको क्या है, कंपनी के लिए डेट एक टाइप का हो जाता है। कंपनी क्या करती है, उनसे पैसा लिया, बदले में डिबेंचर्स दिए, ठीक है। अब कंपनी क्या होगी, देखो एक चीज और देख लो, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके बदले में डिविडेंड देती है, और जब डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी उसके बदले में इंटरेस्ट देती है, ठीक है, समझ गए। ये दोनों ही टेक्निक से कंपनी क्या हो सकती है, कंपनी फंड रेज करती है पब्लिक से। कंपनी फंड रेज करती है पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स के फॉर्म में करेगी तो डिविडेंड देगी रिटर्न में, और डिबेंचर्स के फॉर्म में करेगी तो इंटरेस्ट देगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इट शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, जनरल पब्लिक आपस में फ्रीली शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है, एंड इट कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन नहीं है बेटा, इनकॉर्पोरेशन का पॉइंट कहाँ पे है, प्राइवेट कंपनी के अंदर, और जैसे ही सर्टिफिकेट वाला पॉइंट कहाँ देखा, पब्लिक कंपनी के अंदर।
एंड इट हैज़ टू राइट ओनली लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बता दो कि सर कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट में बताओ, मन में मत रखो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी वीडियोस भेजो, लाइक करो वीडियोस को, अपना प्यार दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी भी कर लिया। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, मतलब जिसके बाद पार्ट आने वाला है, वो बहुत जल्दी पार्ट आ जाएगा। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को और एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दैट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं, ये 40 मिनट्स के आसपास वीडियो है, कंफर्टेबली भी आप लोग कभी भी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत आए बताओ कि सर ये दिक्कत आ रही है। अब चाहो तो ये देखो, नंबर भी मैं दे दे रहा हूँ, नंबर भी आप ले लो यहाँ पे मेरा। एक सेकंड रुको, मैं देता हूँ नंबर को, ये लो, 8433475928, ठीक है। इसमें आप मेरे को जो आप कॉल कर सकते हो, आप 8 PM के बाद कर सकते हो, रात में 8 PM के बाद। व्हाट्सएप आप किसी भी टाइम कर सकते हो, व्हाट्सएप का आपको रिप्लाई मैं दे सकता हूँ, लेकिन कॉल का रिप्लाई हो सकता है दिन में करें तो कॉल का रिप्लाई नहीं दे पाऊँ, लेकिन व्हाट्सएप आप किसी भी टाइम कर सकते हैं व्हाट्सएप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन कहीं दिक्कत आ रही है प्लीज़ पूछो, कहीं तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है वो पूछो, नोट्स में कोई दिक्कत आ रही है वो पूछो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है वो पूछो, कोई एग्जाम्पल आपको समझ आया है, यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे बीच में, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, कोई डार्ट नहीं है, हम सेम एज ग्रुप के ऑलमोस्ट। आई नो कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं व्हेन यू गो एंड सी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑल्सो, बट कुछ टाइम की बात है, सबको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चिल्ड्रन अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत आए शेयर करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खाते पीते रहो, ठीक है। बाय बाय।